गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपकी क्लास है 34 जो सुपर टेट के लिए है स्पेशल। तो ये आपका इसमें विषय है, सब्जेक्ट है शिक्षण कौशल, और इसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका पार्ट 1 है ये। और जो समावेशी शिक्षा है यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपर टेट के लिए। इनफैक्ट ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये नोट जो है बिल्कुल फ्री हैं आपके लिए। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका एग्ज़ाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका टॉपिक है आज समावेशी शिक्षा, ठीक, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो समावेशी शिक्षा होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी समावेशी शिक्षा का सबसे पहले हम अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ में क्या है, सभी तरह के बच्चों को चाहे वे सामान्य हों या विशिष्ट हों, एक साथ शिक्षा दी जाए। सभी तरह के बच्चे मतलब हर तरीके के बच्चे, चाहे वो सामान्य हों या फिर वो विशिष्ट हों, एक साथ शिक्षा दी जाए उन्हें, तब तो वो आपकी समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी वही होती है जिसमें हर तरीके के बच्चे को शिक्षा दी जाती है। ओके, ठीक है। तो इसमें यही होता है। इसमें क्या होता है, जो गैर विकलांग और जो विकलांग बच्चे होते हैं, इसके अंतर्गत आपका क्या होता है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें मुख्य धारा के स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं वो, ठीक है। जो गैर विकलांग होते हैं और जो विकलांग बच्चे होते हैं वो मुख्य धारा के स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। ओके, समावेशी शिक्षा का जो मकसद होता है मेन, वो यही होता है कि सभी बच्चों को समान अवसर देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक। समावेशी शिक्षा का क्या मकसद है, इनका यही है, बच्चों को क्या दो, एक तो बच्चों को समान अवसर दो, ठीक है। बच्चा कैसा भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसको क्या देना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए। और सेकंड है, उसकी गुणवत्ता में, शिक्षा की गुणवत्ता में क्या किया जाए, सुधार करना है। समावेशी शिक्षा का मकसद यही है। ओके, आया समझ कि समावेशी शिक्षा वही है जिसमें हर तरीके के बच्चे को, चाहे वे सामान्य हों चाहे वो विशिष्ट हों, उनको क्या है, एक साथ शिक्षा दी जाए, एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। ओके, और उनको समान अवसर दो और उनकी गुणवत्ता में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये है इसका अर्थ समावेशी शिक्षा का, ठीक। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा आपकी आती है स्टीफन के अनुसार, ठीक है। तो स्टीफन के अनुसार ये इम्पोर्टेंट है आपकी डेफिनेशन। ओके, तो ये क्या बोलते हैं, स्टीफन क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है कि छात्र छात्राओं की सामान्य कक्षा में शिक्षण व्यवस्था करना, मतलब कि जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं उनकी सामान्य कक्षाओं में क्या करना, शिक्षण, टीचिंग की व्यवस्था करना। यह अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित होता है। स्टीफन का मानना यही है कि ये जो अवसर है ये मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। और इसमें क्या होता है कि छात्र और छात्राओं को सामान्य कक्षा में शिक्षण व्यवस्था करना है, ठीक है। ये स्टीफन के अनुसार है आपकी। ओके, नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन इसमें, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। किसके अनुसार है, शिक्षा शास्त्री के अनुसार। शिक्षा शास्त्री के अनुसार क्या है शिक्षा, समावेशी शिक्षा अधिगम के ही लिए नहीं है बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम प्रदान करती है। मतलब ये कि जो समावेशी शिक्षा है वो ओनली अधिगम के लिए ही नहीं है, सीखने के लिए ही नहीं है, जबकि विशिष्ट अधिगम के
नए आयाम भी ये प्रदान करती है। विशिष्ट अधिगम, अधिगम के साथ ये विशिष्ट अधिगम के नए आयाम भी प्रदान करती है। कौन? समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये किसके अनुसार थी आपकी डेफिनेशन? शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। ओके, आगे आपके इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसमें आपकी नेक्स्ट हेडिंग है आपकी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। ठीक, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, तो हम इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे अब। इसमें फर्स्ट सिद्धांत है कोई भी निरस्त नहीं। सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। थर्ड है आपका नियंत्रित वातावरण। फोर्थ है आपका माता पिता सहयोग। 5 है आपका अविभेदी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आपके ये हैं, जिसमें से हम सबसे पहले फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। कोई भी निरस्त नहीं, इसका क्या मतलब होता है? कोई भी निरस्त नहीं से मतलब होता है कि आप कॉपी पेन लेके बैठना सभी बच्चे। ये सिर्फ मेन पॉइंट हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी, ओरली बोलूँगी। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी निरस्त नहीं से तात्पर्य है कि शारीरिक रूप से बाधित, शारीरिक रूप से जो बाधित होते हैं बच्चे, सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इसके सिद्धांत में क्या होता है, इसमें फर्स्ट वाले में कि शारीरिक रूप से जो बाधित होते हैं सभी बालकों को क्या मिलनी चाहिए? निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए इसमें। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, जो शारीरिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं। ओके, और सामान्य शिक्षण संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। मतलब कि सामान्य शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं उनमें किसी भी बालक को ऐसा नहीं है कि स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प नहीं है, कि किसी भी विद्यालय की व्यवस्था में कि ऐसा नहीं है कि उसको नहीं लिया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो यह आता है आपका कोई भी निरस्त नहीं से तात्पर्य यह है कि किसी भी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं, उसको ऐसे नहीं किया जाएगा, अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए जो शारीरिक रूप से बाधित हैं। तो ये था आपका कोई भी निरस्त नहीं से तात्पर्य। ओके, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या होता है आपका? देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है इसमें कि कुछ छात्र जो होते हैं, कुछ, सभी नहीं, कुछ छात्र अन्य छात्र से अधिकांश गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति में जितने गुण हैं ज़रूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति में भी वैसे ही गुण हो। एक व्यक्ति का आईक्यू लेवल जितना है ज़रूरी नहीं है दूसरे का ऐसा हो। एक व्यक्ति का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है ज़रूरी नहीं दूसरे का ऐसा हो। एक व्यक्ति विकलांग है ज़रूरी नहीं दूसरा भी विकलांग है, वो सामान्य हो सकता है। तो इसमें यही है कि कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, मतलब कि अलग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता में यही है कि भिन्न होते हैं, जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ठीक है, क्या होता है? कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिक गुणों में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, और जो शिक्षा की ओर क्या रखते हैं? विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों की विशेष शिक्षण आवश्यकता विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। तो जो ऐसे छात्र हैं उनको उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं जो हैं, जो छात्र अन्य छात्र से अलग हैं, उनकी विशिष्ट जो आवश्यकताएं हैं उनको विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से क्या करनी चाहिए? पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही है व्यक्तिगत विभिन्नता में कि कुछ स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग होते हैं। ठीक है, और जो अलग हैं उनका शिक्षा की तरफ विशेष झुकाव भी होता है, और उन्हीं छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनको विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। ओके, अब आपका थर्ड पॉइंट है इसमें नियंत्रित वातावरण। ठीक है, तो नियंत्रित वातावरण से क्या
तात्पर्य है हमारा जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक भी हमारा संभव हो, शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, जो शारीरिक मतलब फिजिकल रूप से जो बाधित बालक होते हैं और जो सामान्य बालक की शिक्षा होती है, एक ही कक्ष में साथ होनी चाहिए। नियंत्रित वातावरण का मीनिंग यही है कि जितना भी संभव हो सके उतना शारीरिक रूप से जो बाधित, फिजिकल रूप से जो बाधित बच्चे हैं उनका और जो सामान्य है बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं उनकी शिक्षा एक साथ ही होनी चाहिए, या कक्षा सामान्य हो सकती है। ठीक है, एक ही क्या होनी चाहिए, उनकी कक्ष में साथ साथ होनी चाहिए क्या, शिक्षा। ओके, तो नियंत्रित वातावरण में यही है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा और सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही साथ एक कक्ष में होनी चाहिए। ठीक है, जितना हो सके, जितना संभव हो सके। ओके, अब आपका 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट है आपका माता पिता का सहयोग। तो माता पिता का सहयोग कैसे आता है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में? यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी शिक्षण कार्यक्रम में रुचि लें, मतलब कि जो शारीरिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से फिजिकल रूप से वो बाधित होते हैं जो, अगर उन बालक के माता पिता भी शिक्षण में, टीचिंग के जो कार्यक्रम है उसमें अगर रुचि लेते हैं तो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। मतलब जो शारीरिक रूप से बाधित बच्चे हैं उनके अगर माता पिता टीचिंग कार्यक्रम में अगर वो रुचि लेते हैं तो विशेष प्रशिक्षण जो प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनको और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो सहयोग का मतलब यहाँ पर यही है, सहयोग का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर वो विशेष प्रशिक्षण के कार्यक्रम में, ठीक है, अगर उसमें रुचि लें तो क्या है, अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं हम विशेष प्रशिक्षण को। ओके, तो सहयोग का तात्पर्य यहाँ पे यही है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट है 5 पॉइंट आता है। 5 पॉइंट है आपका अविभेदी शिक्षा। अविभेदी शिक्षा से तात्पर्य है कि हमें क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी की पहचान करनी चाहिए, ऐसे स्टूडेंट जो हैं उनकी पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। मतलब कि हमें ऐसे विद्यार्थी को पहचानना चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे उन्हें दी जाने वाली जो शिक्षा है उसका उपयुक्त स्वरूप निश्चित किया जा सके। मतलब कि जिससे उन्हें हम शिक्षा जो भी देंगे उसका उपयुक्त स्वरूप क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, और प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। अविभेदी शिक्षा में यही है कि प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से क्या होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए व्यक्तिगत रूप से सभी छात्र की। ओके, तो ये है आपका अविभेदी शिक्षा के अंतर्गत आता है आपका। ओके, अब हमारा इसमें आगे है, यही थे आपके समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। ठीक, इसकी हमारी विशेषताएं हैं। विशेषता में हमारा फर्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए है। इसमें देखो क्या है, तो इसमें यही है आपका समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों। जो समावेशी शिक्षा है उसका विपर्याय इसमें यही है विशेषता में कि समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए ही नहीं है, मतलब कि केवल विशिष्ट बालकों के लिए ही शिक्षा सीमित नहीं है। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा तक ही सीमित रहना नहीं है। ठीक है, जबकि समावेशी शिक्षा का जो संबंध है वो शिक्षा ग्रहण करने योग्य सभी बालक से है। मतलब कि
शिक्षा ग्रहण करने योग्य जितने भी बालक हैं उन सभी बालकों से समावेशी शिक्षा का संबंध है। ऐसा नहीं है कि जो विशिष्ट बालक हैं या अशक्त बालक हैं, जो अशक्त बालक हैं सिर्फ उन्हीं के लिए समावेशी शिक्षा है। नो, शिक्षा का संबंध उनसे भी है जो बालक शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं। ओके, सेकंड पॉइंट आता है आपका, शिक्षा एक मौलिक अधिकार। शिक्षा एक मौलिक अधिकार। तो आपका इसमें क्या आता है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार में कि जो शिक्षा है वो सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में अपनाना समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। मतलब कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक और व्यवहारिक इन दोनों रूप में अपनाना ही क्या है, समावेशी शिक्षा का एक विशेषता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षा की जो अन्य प्रजाति होती हैं, जो शिक्षा की और प्रजातियां होती हैं, वो बालक की शिक्षा के अधिकार को क्या करती हैं, मान्यता देती हैं। बालक का जो अधिकार है उसकी क्या देती है, मान्यता दी गई है या देती हैं। लेकिन इस प्रकार की जो भावना होती है वो सबसे अधिक शिक्षा पद्धति में ही निहित होती है। तो ये है आपका मौलिक अधिकार के अंदर कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट है सबके लिए शिक्षा और सबके लिए विद्यालय का प्रावधान होना। तो समावेशी शिक्षा में आपका यही है कि सभी के लिए क्या होना चाहिए, सभी के लिए शिक्षा और सबके लिए ही विद्यालय प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, इस शिक्षा पद्धति में क्या होता है कि सामान्य और जो बाधित सभी बच्चों के लिए विद्यालय में शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं। सबके लिए शिक्षा और सबके लिए विद्यालय में क्या होता है कि इसमें सामान्य बच्चे जो होते हैं उनके और जो बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए विद्यालय में क्या रखे गए हैं, शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, ना कि कुछ विशेष बालकों के लिए होनी चाहिए। इसमें यही है कि जो शिक्षा है वो सभी, वो ऑल स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो सिर्फ कुछ विशेष बालकों के लिए हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर पॉइंट है हमारा विभिन्न नेता की पहचान। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका नेता की पहचान से तात्पर्य है कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो बालक के विभिन्न नेताओं की क्या करती है, पहचान करती है। जैसे शारीरिक रूप से पहचान करती है, उसकी मानसिक रूप से पहचान करती है, और उसकी बौद्धिक रूप से पहचान करती है, उसका सामाजिक रूप से पहचान करती है, और सांस्कृतिक रूप से पहचान करती है। तो आपका विभिन्न नेता की पहचान में यही है कि समावेशी जो शिक्षा होती है वो बालक के सभी नेता की क्या करती है, पहचान करती है, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, विभिन्न नेताओं के आधार पर बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि विभिन्न नेताओं जैसे शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी आवश्यकताओं को, बालक की इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के लिए अवसर प्रदान करनी चाहिए या करती है। समावेशी जो शिक्षा होती है इन सभी बालकों के लिए क्या करती है, उनकी फिजिकल देखती है, मेंटली देखती है, उनकी बौद्धिक IQ लेवल देखती है, सामाजिक सोशल देखती है, सांस्कृतिक देखती है, कल्चर देखती है। इन सभी
चीज़ों को देखकर बालक की जो आवश्यकता है इन सभी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अवसर प्रदान करती है, उनके संवेदनात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए और सृजनात्मक विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो ये है आपका विभिन्न नेता की पहचान के अंदर। नेक्स्ट है आपका 5, पृथक्करण की विरोधी। अब जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, बाधिक बालक होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, उनको क्या किया जाता है, साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो। ठीक है, पृथक्करण की विरोधी होती है, ये नहीं कि उनको अलग अलग शिक्षा जाए, पृथक कर दिया जाए, नो, उनको क्या किया जाता है, एक साथ शिक्षा दी जाती है। इस तरीके से ये क्या होती है, पृथक्करण की विरोधी होती है। लेकिन जो दिव्यांग बालक होते हैं, बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों के पृथक्करण की विरोधी व्यवहारिक समाधान है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो विशिष्ट बालक हैं या बाधित बालक हैं उनको और जो सामान्य बालक हैं उनको अलग अलग शिक्षा दी जाए। कुछ संभवतः कि जहाँ तक संभव हो सकता है उनको साथ में शिक्षा दी जाती है। तो इस तरीके से ये पृथक्करण की क्या होती है, विरोधी भी होती है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, आगे आपका इसमें आता है 6 पॉइंट, विविधता कोई समस्या नहीं। से क्या तात्पर्य है आपका, तो आपकी विविधता कोई समस्या नहीं है। इसमें क्या होता है कि बालकों की जो संख्या होती है, बालकों की संख्या के साथ उनकी बढ़ती हुई जो व्यवस्था होती है, इस पद्धति में कोई समस्या नहीं समझी जाती। ऐसा नहीं है कि बालकों की संख्या बढ़ रही है, बालकों की संख्या के साथ उनकी बढ़ती हुई व्यवस्था, मतलब बालकों की संख्या बढ़ रही है तो उनकी व्यवस्था क्या है, वो भी बढ़ रही है, उनकी व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ रही है। तो इस पद्धति में कोई भी समस्या नहीं समझी जाती है कि बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था भी बढ़ाओ या व्यवस्था में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कोई समस्या नहीं समझी जाती। ठीक है, भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक रूप से संबंधित होने और शारीरिक मानसिक गुणों की व्यवस्था बालकों को एक दूसरे से सीखने, समायोजित होने की बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। इसमें क्या होता है कि भाषा जो होती है, धर्म होता है, जो लिंग होता है, संस्कृति होती है, ये सब क्या है, सामाजिक रूप से संबंधित होने और शारीरिक मानसिक गुणों की व्यवस्था जो होती है वो बालकों को एक दूसरे से सीखने में क्या करती है, समायोजित होने के अवसर प्रदान करती है। तो विविधता कोई समस्या नहीं है में यही है आपका कि जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ती है, जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ती है तो उनकी व्यवस्था जो है उसको भी हमें बढ़ाना होगा, उसको भी सही करना होगा। तो ये किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है, 7 पॉइंट आता है हमारा, शिक्षा का समान अवसर। तो समान आपका शिक्षा का समान अवसर से तात्पर्य है, इसमें तात्पर्य यह है कि आपका कि इस शिक्षा में क्या होता है, इस शिक्षा का एक ऐसा प्रारूप दिया गया है, जो ये समावेशी शिक्षा है, इसमें शिक्षा का एक ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, कौन, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, को समान शिक्षा की आवश्यकता प्राप्त हुई और वह समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब कि जो विशिष्ट बालक होते हैं ना, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनको समान शिक्षा की आवश्यकता प्राप्त हुई, उनको समान शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के समान अवसर से यहाँ यही तात्पर्य है कि बालक को समान शिक्षा की आवश्यकता क्या हुई, प्राप्त हुई, और उनको क्या करते हैं, समाज में जो और लोग होते हैं उनकी ही भांति उनको आत्मनिर्भर होना, अपना जीवन यापन कर सकते हैं उनकी तरह। मीन्स जो विशिष्ट बालक हैं वो अन्य लोग की तरह, अन्य बालकों की तरह अपना जीवन यापन कर सकते हैं आत्मनिर्भर होकर। ठीक है, तो ये है आपका शिक्षा का समान अवसर के
अंतर्गत। ओके, अब आपका 8 पॉइंट आता है। 8 पॉइंट है आपका सहयोग की भावना। यहाँ पे सहयोग की भावना से यही तात्पर्य है कि जो ये सहयोग की भावना होती है, ये क्या करती है, ये समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी को कम करती है। ठीक है, सहयोग करना एक दूसरे की भावनाओं को, तो ये क्या करती है, समाज में जो दो बंदे होते हैं उनके मध्य क्या करती है, दूरियों को कम करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह समाज में क्या करती है, जो दिव्यांग बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं उनके मध्य क्या करती है, स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा उनके संबंध बनाने में प्रत्येक स्तर पर सहायक होती है। समाज के प्रत्येक स्तर पर क्या होती है, सहायक होती है। जो सहयोग की भावना है ये क्या करती है, दिव्यांग बालक और सामान्य जो बालक होते हैं उन दोनों के बीच संबंध बनाने में क्या करती है, ये एक तरह से सहायक होती है। ओके, और ये क्या करती है, एक दूसरे के मध्य दूरी को कम करती है और ये जो आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाती है। ठीक, सहयोग की भावना, आपसी जो सहयोग होता है उसकी भावना को क्या करती है, उसकी भावना को भी ये बढ़ाती है। ओके, और दिव्यांग और सामान्य बालक के मध्य यह संबंध सामाजिक वातावरण जो होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है, तो ये थे आपके समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि जो दोनों बालकों में की शिक्षा जिनको साथ में दी जाए, सामान्य और विशिष्ट बालकों को शिक्षा साथ में दी जाए, ये इसका अर्थ है। आगे हमने क्या पढ़ा था, इसकी परिभाषा पढ़ी थी, जो एक थी स्टीफन के अनुसार और दूसरी थी हमारी शिक्षा शास्त्री के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था नेक्स्ट पढ़े थे हमने समावेशी शिक्षा के सिद्धांत 1 2 3 4 5 6 5। तो ये सिद्धांत हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ इसके मेन पॉइंट ही लिखे थे, ये इनके जो बारे में डिटेल है वो ओरली बताई थी। तो आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो कि आप जो भी मैं ओरली बोलती हूँ तो वो आप लिखते रहा करो उसमें। ठीक है, और फिर पढ़ाया था हमने समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं, 8 डिस्कस करे हैं, जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट हैं इनमें से किसी भी पॉइंट में से अंदर से आ सकता है, कुछ भी बच्चों से समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। कल हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम समावेशी शिक्षा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम समावेशी शिक्षा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम समावेशी शिक्षा का महत्व, उसमें छात्र के प्रकार की समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें छात्र के जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं टाइप्स। ठीक है, उनके पढ़ाने के लिए जो प्रकार होते हैं वो उसमें कौन कौन सी प्रणाली यूज़ होती है, प्रणाली के बारे में, और दिव्यांग संस्थाएं कि दिव्यांग जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कहाँ पर हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन सभी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो आपकी कल वाली क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी समावेशी शिक्षा की। ये पार्ट सेकंड रहेगा, आज पार्ट 1 था जिसमें हम कुछ समावेशी शिक्षा के बारे में आपको बता पाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसमें आपका हेडिंग के साथ। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।